आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बेटा? प्रॉपर वे में मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? श्रेया, पिंटू, चार्ली, मुकेश, अर्पित, आकाश, शिवम, आर्यन मेरे भाई, हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब शानदार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे दोस्त। तो बच्चों मुझे बता दो एक बार, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कंसेप्ट में अभी तक बेटा मैंने आपको 4 अलग शीट बेटा प्रोवाइड करवा दी। बेटा 4 शीट के आपको मैंने अलग अलग सवाल बेटा सारे करवा दिए। क्या बच्चों ये चारों शीट आपकी परफेक्ट पूरी बढ़िया क्लियर है? सत्यम भाई नमस्कार, सिंपी बेटा गुड इवनिंग, उदय, हर एक बेटा। चार्ली क्या कह रहे हैं? 4 नंबर शीट के क्वेश्चन नहीं समझे? एपी वाला उसमें कौन सा क्वेश्चन था भाई? वो तो मैंने आपको 2 बार रिपीट करके बताया था बेटा, 2 बार रिपीट करके बताया था सवाल को कैसे कैसे करना है। वही सवाल कर रहे हैं, स्पीड आधे आधे किलोमीटर से इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें स्पीड को अपन आधे आधे किलोमीटर से इंक्रीज कर रहे थे, वही सवाल कह रहे हो? कहने का मतलब आप सभी बच्चों को 20 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है? तो एक बार लो बेटा, मैं शीट नंबर 4 को ऐड कर लेता हूं, शीट नंबर 4 को भी ऐड कर लेता हूं, उसमें कोई डाउट आए तो मुझे बोल देना बेटा आप। लगभग बच्चे एक ही बात कह रहे हैं कि 20 नंबर सवाल नहीं पा रहा, तो बेटा 20 नंबर के बारे में कोई अगर डिस्कशन है करना है तो अपन कर लेते हैं बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा आरिधि, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से बेटा आपको, आपके जन्म दिवस की। ईश्वर करे आप बहुत जल्दी बेटा जीवन में कामयाब हो जाएं। क्या बच्चों ये वाला सवाल कह रहे हो क्या 20 नंबर आप? इस वाले क्वेश्चन में समस्या आ रही है तुम्हें? ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं बेटा, स्पीड नहीं बन पा रही, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ए और बी के बीच की दूरी है 495 किलोमीटर। ये क्या हुआ? ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 495 किलोमीटर। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इनके बीच की डिस्टेंस को सवाल में दे दी गई 495 किलोमीटर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 495 किलोमीटर है बच्चों। ऐसा एक निश्चित दूरी तक यात्रा करने के बाद एक मोटर बाइक खराब हो जाती है और इसकी गति इतने % कम हो जाती है। इस चीज का मतलब आपको पता है 3/8 होता है। देखो बेटा क्या होता है कि इतनी स्पीड, मान लो मैंने इतनी दूरी मैंने तय कर ली, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मेरी स्पीड जो थी ना वो 8 से 5 हो गई बेटा। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मेरी स्पीड कितनी हो गई? 8 से 5 हो गई। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ बेटा? इसके कारण ना मैं अपने गंतव्य पर 90 मिनट की देरी से पहुंचा बेटा। इसके कारण मैं 90 मिनट की देरी से पहुंचा। यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है बेटा? ये पहली बात तुम्हें क्लियर है? ठीक है, अब बेटा हम दूसरा एक केस डिस्कस करते हैं। अब हम अगली बात एक और डिस्कस करते हैं, उसके बारे में गौर करना। अब सवाल मुझे ये कहता है यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है। मैं कहता हूं 45 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करने के बाद खराब हुई होती। बेटा देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, देखो पहले जितनी डिस्टेंस गया था उससे 45 किलोमीटर फालतू कवर करने के बाद बेटा उससे 45 किलोमीटर आगे जाकर अगर मेरी बाइक खराब होती बेटा, यानी देखो यहां भी स्पीड 8 की होती, यहां भी स्पीड 8 की होती और आगे चलकर स्पीड 5 की बन जाती, तो मैं 18 मिनट पहले पहुंचता। बच्चे 18 मिनट पहले पहुंचने का मतलब यह है कि आज भी मैं 72 मिनट डिले होता, पहले वाले टाइम से 18 मिनट पहले पहुंचता। पहले आपको जितना टाइम लगा था, पहले आपका जितना समय खर्च हुआ था, उससे तुम 18 मिनट पहले पहुंच गए। पहले अगर तुम्हें 4 घंटे लगे थे तो अब तुमको टाइम उससे 18 मिनट का कम लगा है। यानी कि दोस्तों तुम आज भी 72 मिनट ले। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतना पॉइंट आप लोगों ने समझा बेटा? अब देखिए, नहीं बेटा नहीं, आप यही तो गलती कर रहे होंगे। ऐड कैसे करोगे? मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरी बात समझो। मुझे ना यहां से लेकर यहां जाना है, मुझे यहां से लेकर यहां जाना है। सुनो मेरी बात, आफ्टर बिफोर वाला कंसेप्ट नहीं है। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो।
ये दूरी है बच्चों, फला फला किलोमीटर है, जितने भी किलोमीटर है, जितने भी किलोमीटर है बेटा, 495 किलोमीटर थी। अगर मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता तो मुझे कुछ टाइम लगता, कुछ भी लगता, एक्स वाई जेड टाइम लगता, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट पर जाकर मेरी गाड़ी खराब हो गई, स्पीड मेरी पहले से कम हो गई, तो टाइम पहले से ज्यादा लगेगा ना बच्चों, टाइम पहले से ज्यादा लगेगा 90 मिनट। पहले जो भी टाइम लग रहा था वो 90 मिनट ज्यादा लगेगा। बात को समझ पा रहे हो शीतला? अच्छा जी। अब क्या हुआ, मैं कहता हूं मेरी गाड़ी यहां की बजाय यहां खराब होती, यहां भी स्पीड 8 की है, यहां भी स्पीड 8 की है, यहां स्पीड 5 की है। तो बेटा देखो, यहां पूरी जर्नी पे स्पीड 8 थी, पूरी जर्नी पे, या पूरी जर्नी पे 8 थी। अब अगर बीच में कहीं भी आप स्पीड को एक्स्ट्रा कर रहे हो बेटा, कहीं भी स्पीड को कम कर रहे हो, तो टाइम आपका 90 - 18 मिनट तो लग नहीं पाएगा ना बेटा, 90 - 18 तो लग नहीं पाएगा। अरे जब तुम स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो, बीच में स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो बेटा, लेट तो आपको होना ही होना है। अगर आप अपनी स्पीड को कम कर रहे हो बेटा, तो आपको टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, आप -18 तो नहीं कर पाओगे ना। इसका मतलब यह था कि पहले जो तुम्हें 90 + 90 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे ना, अब इसमें से 18 मिनट बच गए। यानी आज तुम 72 मिनट लेट पहुंचे हो, आज तुम 72 मिनट लेट पहुंचे हो बेटा। 18 मिनट पहले वाले से, यानी 90 मिनट से पहले पहुंचाऊं, ये डिफरेंस आया होगा। ये बात आपको कंफ्यूज हो गई होगी ना बेटा। अरे बात समझ में आई? हाँ, अब तो हो जाएगा सवाल फिर, अब तो हो जाएगा सवाल। देखो मेरे को इस सवाल में ना टारगेट केवल इतना ही करना है बेटा, मेरे को अपने सवाल में टारगेट केवल ये दूरी करनी है, ये वाली दूरी। ये दूरी दोनों जगह पे कांस्टेंट है, ये दूरी दोनों जगह पे कांस्टेंट है। स्पीड कितनी लग रही है बेटा, देखो स्पीड ऊपर 5 थी, नीचे 8 है। टाइम कितना लगेगा, टाइम नीचे लगेगा 8, ऊपर लगेगा 5। ऐसा है क्या? स्पीड का रेशो 5:8 था, तो टाइम लगना चाहिए 8:5। अरे बोलो भाई। हाँ, इससे बेटा आपके टाइम में 18 मिनट का फर्क पड़ा, इससे आपके टाइम में 18 मिनट का फर्क पड़ा। 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, तो ये 30 और ये 48 है। क्या अब तो सवाल कर लोगे? अरे अब तो सवाल कर लोगे। हाँ। अब दोस्तों मुझे बता दो, 45 किलोमीटर जाने में, 45 किलोमीटर जाने में आपको लगे हैं 30 मिनट, 45 किलोमीटर के जाने में आपको लगे हैं 30 मिनट, तो स्पीड आपकी 90 किलोमीटर पर आवर रही होगी। अरे 495 के बाद का थोड़ी है रूपक, बेटा 495 तो बीच में ही कहीं ना कहीं चल रहा है। अरे रूपक कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये 45 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने के बाद, यानी पहले जहां बाइक खराब हुई थी ना, उससे 45 किलोमीटर आगे की बात कर रहा है। 495 के बाद थोड़ी जाओगे, ए से तुमको यात्रा स्टार्ट करनी है, बी पर तुमको यात्रा पूरी करनी है बेटा, तो 495 किलोमीटर के आगे थोड़ी जाओगे। इसी के बीच में ही सारा खेल खेला जाएगा बेटा, इसी के बीच में ही सारा खेल खेला जाएगा। कर पाओगे सवाल? हो जाएगा बेटा, बताओ। आपकी स्पीड आ जाएगी बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ये और ये तो उत्तर पॉसिबल नहीं है, ये तो ये उत्तर पॉसिबल नहीं है बेटा। अब आपकी बात हो गई डन, अब आपका काम हो गया डन। जब तुमने स्पीड निकाल ली, तो अब आगे की बात चेक करने में दिक्कत नहीं है दोस्त। कैसे दिक्कत नहीं है समझो। अब आगे मैंने आपको बता दिया कि मोटर बाइक की गति और यात्रा शुरू होने से दुर्घटना स्थल के बीच की दूरी ज्ञात करें। बेटा यात्रा शुरू होने से इस दुर्घटना स्थल के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बेटा देखो, आपको ना कोई भी एक केस ले लो, किसी भी एक केस की बात कर लो, ये टाइम तुमको देखना है कि आपको कितने टाइम का फर्क पड़ा, उससे आपकी ये वाली डिस्टेंस काउंट हो जाएगी, ये डिस्टेंस काउंट हो जाएगी, तो इसको भी काउंट कर पाओगे। टोटल तुम्हें दिया गया 495, टोटल आपको दिया हुआ है 495, तो डी आपके सवाल का उत्तर आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्त। इसमें दिक्कत क्या थी बताऊं, आप लोगों ने वो 18 मिनट पहले कर दिया होगा, आपने उसको 18 मिनट पहले कर दिया होगा, बस इसीलिए गड़बड़ हो गई, इसीलिए दिक्कत हो गई बाद में। नहीं 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 बेटा, 108 मत करना, वो 18 का मतलब 18 मिनट ही है। अरे एक बात समझो ना, जर्नी के बीच में कहीं भी अगर आपने स्पीड कम कर ली ना, तो टाइम तो एक्स्ट्रा लगना ही लगना है बेटा। स्पीड कम होने से टाइम कम थोड़ी हो जाएगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं टाइम तो इंक्रीज होगा ना बेटा। अरे बताओ, शीट नंबर 4 आपकी अब तो क्लियर है बेटा, शीट नंबर 4 आपकी अब तो पूरी मान ली जाए। तो यार 23 नंबर सवाल में क्या हो गया भाई, ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से करके बताया था बेटा, ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से करके बताया था।
दोनों माइनस शिफ्टिंग वाले से बताया था बेटा, ये शिफ्टिंग से ही करना यार, शिफ्टिंग से ही सवाल करना है बेटा। 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग कार से और बाकी कुछ ट्रेन से, बाकी कार से तय करता है। ट्रेन द्वारा और कार द्वारा, ट्रेन से अगर जाता है 160 तो कार से जाएगा 600, टाइम इसको लगेगा 8 घंटे का। ट्रेन से अगर जाएगा 240 तो बाकी जाएगा बच्चे 520 और ये टाइम लगेगा 8 घंटे 12 मिनट। 8 घंटे 12 मिनट। अब दिक्कत क्या है इसमें, मेरे को समझ में नहीं आया तुम्हारी बात। ये 80 इंक्रीज हुआ है, ये 80 डिक्रीज हुआ है और यहां आपके 12 मिनट फालतू लग गए, 12 मिनट फालतू लग गए। अब आपको स्पीड ज्ञात करनी है, आप किसी भी एक चीज को जीरो कर लो बेटा। आप एक काम करो, ट्रेन में से 160 और कम कर लो, इसमें 160 और जोड़ दो, तो यहां भी बच्चों 24 मिनट कम हो जाएंगे। अगर मैं बैक चलने की बात कर रहा हूं, बैक चलने की, ट्रेन पे अगर मैंने 0 कर दिया, कार पे मैंने 760 कर दिया बेटा, तो टाइम लगेगा 7 घंटे 36 मिनट। 7 घंटे 36 मिनट। कार की स्पीड क्या आ गई, कार की स्पीड ज्ञात कर सकते हैं 760 बटे 7 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या होगा, 7 सही 3 बटे 5, ये बनेगा 38 बटे 5। 38 बटे 5 यानी कि ये कटेगा पूरा पूरा 20 बार। कार की स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड आ चुकी है 100 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, कार बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर चलती है, 600 किलोमीटर जाने में कार को लगे होंगे 6 घंटे, 600 किलोमीटर जाने में कार को लगे होंगे 6 घंटे और ट्रेन को 180 जाने में लगे होंगे 2 घंटे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। आपको ट्रेन और कार का रेशो चाहिए, 80 का और 100 का रेशो चाहिए, उत्तर बनेगा 4:5 बचे। पहले तुमको ट्रेन और कार चाहिए ना बेटा, ट्रेन की स्पीड 80 है और कार की स्पीड 100 है, उत्तर बनेगा 4:5। शिफ्टिंग से आसान तरीका कोई नहीं है सवाल करने का, शिफ्टिंग एक आसान कंसेप्ट है, हो जाएगा बच्चे। अब तो आप, मेरे को लग रहा है कि उस क्लास का रिपीट मोड एक बार चेक नहीं करते बेटा, उस क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देखना, फिर आपके लिए ये बातें बेटा 100% क्लियर होंगी बिना कोई डाउट के। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा, फिर भी कोई डाउट अगर आता है तो मैं उस पर आपकी हेल्प करने को तैयार हूं हमेशा, कोई चिंता की बात नहीं है दोस्त। एक बात तो मुझे बता दो रे, एक बात तो मुझे बता दो रे, हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक के लगभग लगभग आपको सारे नियम बताए बेटा। लगभग क्या, मैंने आपको इस टॉपिक के आसान पार्ट से स्टार्ट करते हुए 4 शीट कराई। पहली शीट में बेसिक वाले सवाल करवाए, सेकंड वाली शीट में एवरेज के कंसेप्ट के सवाल करवाए, थर्ड में सवाल कराए रिलेटिव स्पीड के, और 4 नंबर में बेटा जो इसका टिपिकल लेवल बनता है, जो मेंस तक के सवाल बनते हैं, वो सारे मैं आपको इस शीट में करवाने का प्रयास किया। अब बच्चों अपन बात चलते हैं जी सेकंड टाइप पे, जिसका नाम है ट्रेन। ट्रेन कंसेप्ट, एक रेलगाड़ी के सवाल बनते हैं बच्चे, और इन सवालों को समझने के लिए कुछ आपको छोटे मोटे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, छोटी मोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या एक बार मुझे बता दो सारे बच्चे कमेंट करके, ट्रेन पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं बच्चे? कमेंट कर दो यस लिखकर, फिर मैं कहानी शुरू करता हूं ट्रेन की। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कंसेप्ट, पहली प्रायोरिटी है बच्चों, मैं आपको सारे ट्रेन के कंसेप्ट सिखाऊंगा। जब कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर हो गए, जब कंसेप्ट आपने समझ लिए, तो सवाल करना खेल होगा माइंड का, आप चीजों को मेंटली बना पाओगे। पहली बात, आपने इस टॉपिक में एक तो बात ये पढ़ी थी, आपके दिमाग में है दोस्तों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो अपने काम आएगा ही, कब से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम का होता है डिस्टेंस इंटू बटा में स्पीड। ये चीज हमने बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, ये चीज हमने बहुत पहले से बेटा पढ़ लिया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक मैंने ना आपको बात बताई थी, यूनिट को चेंज करना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना मैंने आपको बताया था। अगर बेटा आपके पास कहीं 1 किलोमीटर पर आवर की चाल है, तो इसको आप मुझे बताओ 5/18 मीटर पर सेकंड कह सकते हो क्या? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। एक आपके पास डिस्टेंस है b किलोमीटर पर आवर, क्या इसका मतलब 18/5 b किलोमीटर पर आवर होता है क्या? ये दोनों इकाइयां बदलना ट्रेन में बहुत काम आएगा, क्योंकि बेटा जो ट्रेन की लंबाई आपको दी होगी ना, वो मीटर में दी होगी। ट्रेन की जो, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये मीटर है बेटा, ये मीटर है, कोई बात नहीं, इतनी बात तो आप लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये सवाल, ये कंसेप्ट आपके ट्रेन में बहुत काम आएगा, कारण कि जो ट्रेन की लंबाई आपको दी होगी ना, वो तो मीटर में दी होगी, और ट्रेन की स्पीड दी होगी ना, वो किलोमीटर पर आवर में दी होगी। तो ये वाले कंसेप्ट आप लोगों को पता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और पता है, जिसके बारे में आपने कई सारे सवाल किए थे,
इसका बच्चों नाम होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को अपन बोलते हैं सापेक्ष गति। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो उनका डिफरेंस होती है। लेकिन बेटा वहीं कोई दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, वहीं बेटा कोई दो ऑब्जेक्ट अपोजिट में चल रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का टोटल, रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सम होगी। क्या ये बात आप लोग जानते हैं? रिलेटिव स्पीड का ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों, S1 माइनस S2 और S1 प्लस S2। इसको अपन ने बहुत पहले पढ़ा दोस्तों, इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारियां पढ़ी थी। ठीक है, अब आप कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट लिखना बच्चों। पहला पॉइंट अपना ट्रेन टॉपिक का शुरू होता है। अब से आपका ट्रेन का कंसेप्ट शुरू हो गया। अब से बच्चों आपका ट्रेन का कंसेप्ट शुरू हो गया। when a train passes a stationary pole, मैन, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी पोल मतलब कोई इलेक्ट्रिक पोल हो, चाहे कोई व्यक्ति को पार करे, चाहे कोई व्यक्ति को पार करे। ये बेटा चार एक अलग अलग केस बनते हैं। इन केस को आप लोग समझ लो, इन केस को आप लोग समझ लो, सारा टॉपिक आपका हो जाएगा क्लियर। देखिए बच्चों क्या होता है, हमारे पास ना कोई रेलगाड़ी होती है। बेटा हमारे पास कोई गाड़ी होती है, ये मान लो मैंने एक इतनी बड़ी रेलगाड़ी मान ली, और इस रेलगाड़ी में ये बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं। अब मैं ट्रेन तो आपको बनाऊं क्या, आप समझ लो। ये रेलगाड़ी है। अब दोस्तों इस ट्रेन की लंबाई मैं मान लेता हूं L मीटर। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है बच्चों? L मीटर। इस ट्रेन की लेंथ आपको मैंने बता दी है L मीटर। यहां एक पर्सन खड़ा है दोस्त, या मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है, कोई खंबा है, कोई पेड़ लगा हुआ है, कोई भी है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा था इस जगह पे। तो ट्रेन इसको पार करती है। मैं ट्रेन को इसको पार किया हुआ कब मानूंगा? ट्रेन इसको पार करना कब मानेगी बेटा? जब ट्रेन का आखिरी डब्बा भी इसको पार कर ले, जब ट्रेन का लास्ट डब्बा भी इसको पार कर ले, क्या तभी अपन पार मानेंगे बेटा? ये L लंबाई की ट्रेन है, क्या बताओ, बिल्कुल इस व्यक्ति के बिल्कुल पार निकल जाए, तब हम मानते हैं कि ट्रेन इसको पार कर चुकी है। अब दोस्तों जो ये व्यक्ति है, ये पेड़ है बेटा, अपन इसकी लंबाई को इस सवाल में 0 मानते हैं बेटा, क्योंकि इसकी कोई लंबाई नहीं है। ट्रेन 1000 मीटर लंबी हो सकती है, आदमी 0.25 मीटर लंबा भी होगा, तो क्या मानेंगे? 0 मानेंगे बेटा, उसका कोई वेटेज नहीं होगा। अब आप एक बात देखो कि आखिर इस ट्रेन ने दूरी कितनी तय की है बच्चों। ये वाला जो इंजन था, इंजन अब क्या यहां पहुंच चुका है? यहां, तो यहां से यहां लेकर जाने में क्या ये केवल और केवल अपनी लंबाई को पार कर रहा है? देखो इंजन यहां से लेकर यहां तक अपनी लंबाई को पार कर रहा है। या तुम आखिरी डिब्बा देख लो, यहां था और आखिरी डिब्बा यहां पहुंच गया, तो क्या बच्चों ये केवल अपनी लंबाई को पार कर रहा है? क्या ये केवल अपनी लंबाई को पार कर रहा है? हम कहेंगे जी हां। तो हमारा कंसेप्ट ये बनता है कि जब कभी कोई ट्रेन किसी खंबे को, पेड़ को, पोल को, व्यक्ति को पार करती है, तो वह केवल अपनी लंबाई को पार करती है, वह केवल अपनी लेंथ को पार करती है। बेटा इस वाली कंडीशन में डिस्टेंस लिखी जाएगी वो L लिखी जाएगी। तय की गई दूरी कितनी आएगी? L। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे, किसी पेड़, किसी व्यक्ति को पार करे ना, वो केवल और केवल अपनी लंबाई को पार करती है, केवल और केवल अपनी लंबाई को पार करती है। इस सवाल में स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो क्या मैं L/S कह सकता हूं? यहां ध्यान दीजिएगा, L क्या है? L है दोस्तों ट्रेन की लंबाई, L है बच्चों लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर कोई ट्रेन केवल और केवल अपनी स्पीड को पार, अपनी डिस्टेंस को पार करती है, लंबाई को पार करती है, और स्पीड करने के लिए आ गया, सॉरी L अपॉन टाइम, कितना उसे टाइम लगा वो। अगर इस सवाल में आपको L की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो वही फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे। और अगर इस सवाल में आपको टाइम चेक करना हो बेटा, तो क्या आप L बटा स्पीड कर लोगे? ये तरीके 3 नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। मैंने अलग अलग प्रकार से लिखकर बताया है।
मैं आपको केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं, मैं आपको केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रेन किसी रुके हुए व्यक्ति, खंबे, पेड़, पोल को पार करे तो केवल और केवल अपनी लंबाई को पार करती है। सारे बच्चे बता दो जी, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? ठीक है जी। अब दूसरी बात एक और समझ लो बेटा, एक दूसरी बात और समझ लो, बड़ी प्यारी सी बात है। When a train passes a tunnel, any bridge, any platform, या आप कह सकते हो एक नॉन मूविंग ट्रेन, अगर कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग, यदि कोई ट्रेन, यदि कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग, किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म या रुकी हुई ट्रेन को पार करे, रुकी हुई ट्रेन को पार करे। बच्चों इसमें ना देखो, आपकी ट्रेन तो चल रही है, आपकी ट्रेन तो चल रही है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो फिक्स है। देखिए टनल, सुरंग कभी थोड़ी चलती है, वो तो फिक्स रहती है अपनी जगह पे। ब्रिज वो भी फिक्स है अपनी जगह पे, प्लेटफॉर्म वो भी फिक्स है, कोई नॉन मूविंग ट्रेन वो भी फिक्स है। ठीक है, अब इस कहानी को समझते हैं एक बार ध्यान से कि ये है क्या। बच्चों एक बार ना एक हाईवे, एक ट्रेन का रूट होता है, उस रूट के बीच में एक बनी हुई थी सुरंग, इसका नाम है जोजिला टनल। ये एक इतनी लंबी एक बनी हुई है सुरंग। इस सुरंग की लंबाई मैं मान लेता हूं L2। ये सुरंग की लंबाई क्या है? L2। ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इधर से एक ट्रेन आई, यूं मटकती मटकती एक ट्रेन आई। ट्रेन थोड़ी ऊंची हो गई तो बिठ जाएगी सुरंग में, है? थोड़ी छोटी बनाते हैं। ये लो, एक ट्रेन दोस्तों इधर से आई, और ये ट्रेन जो लगातार चल रही है भाई साहब, तेज गति से इस सुरंग की तरफ बढ़ती जा रही है। S1 की चाल से ये ट्रेन चल रही है, S1 की चाल से मान लो, या ऐसे ही मान लो, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट केवल एक ही है। S स्पीड से ये ट्रेन बच्चों चलती आ रही है और तेज गति से ये इस तरफ जा रही है। ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी, ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी। L1 मान लो ट्रेन की लंबाई है। बात समझ रहे हो बेटा? L1 लंबाई की ट्रेन S गति से चलती हुई एक सुरंग को, एक प्लेटफॉर्म को या रुकी हुई ट्रेन को पार करती है। तो आप मुझे बताओ बेटा, यह सुरंग पार कब होगी? यह सुरंग पार कब होगी? यह सुरंग पार तब होगी मेरे दोस्त, यह सुरंग पार तब होगी जब पूरी पूरी ट्रेन इस सुरंग के बाहर निकल जाएगी, तभी होगी ना बेटा। जब पूरी पूरी सुरंग इस ट्रेन से बाहर निकल जाएगी, क्या तभी तो आप बोलोगे ट्रेन इस सुरंग को पार कर चुकी है। हाँ, तो आखिर ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे ने दूरी कितनी कवर की? देखो ये ट्रेन का इंजन यहां से लेकर यहां पहुंच गया, या मैं आखिरी डिब्बे की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, तो प्रत्येक डब्बे ने या प्रत्येक इंजन ने या प्रत्येक बॉक्स ने, वैगन ने डिस्टेंस जो कैच की है बच्चों, क्या वो L1 प्लस L2 की है? क्या उसने डिस्टेंस L1 प्लस L2 पार की है क्या? कि सुरंग की लंबाई और जो ट्रेन की लंबाई है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप समझो, इंजन यहां से लेकर चलते हुए यहां तक पहुंचा है, और ये पूरा जो गैप आएगा ना, ये L1 प्लस L2 के इक्वल आएगा दोस्त, ये L1 प्लस L2 के इक्वल आएगा। आपने कहा जी हां, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट में, पूरे पार करने में बेटा, जो आपका पुल है या प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है या टनल है, वो तो चलती नहीं, वो तो फिक्स है। स्पीड केवल S की काम करेगी क्या बेटा? जो आपकी ट्रेन की स्पीड है उसी स्पीड से पार होगा। हाँ, अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर इस सवाल में अगर तुम्हें डिस्टेंस ज्ञात करनी हो या मान लो स्पीड ज्ञात करनी हो, तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? L1 प्लस L2 बटा टाइम। या मैं आपसे L1 प्लस L2 की लंबाई चाहता हूं, तो क्या स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा? क्या स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा क्या? ये बता दो एक बार। ये फॉर्मूला तुम्हें समझना है, बाकी सारी बातें सेम है, बाकी फॉर्मूला वही है जो आज तक पढ़ते आ रहे हो। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला है, वही तो यूज कर रहा हूं। बस ये समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा बेटा, ये समझ लेना कि अगर कभी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी सुरंग को, सॉरी व्यक्ति को नहीं, माफ कीजिएगा, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को
या नॉन मूविंग ट्रेन को पार करे ना, तो दोनों की लंबाई को ऐड करना है बच्चे, दोनों की लेंथ को ऐड करना है, दोनों की लंबाई को ऐड करना है। क्या ये बात समझ में आई? तीसरा कंसेप्ट, व्हेन ए ट्रेन passes a moving man, इसका मतलब क्या है? तब कोई रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे। जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे, मतलब कि मूविंग मैन पार करे, तो तब क्या कंसेप्ट बनता है बच्चे? तब क्या कंसेप्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये है आपकी ट्रेन, ये है दोस्तों आपकी ट्रेन, और इस ट्रेन की मैं कुछ लंबाई मान लेता हूं, आप मान लो L है, ठीक। और ये ट्रेन दोस्तों मान लो S1 चाल से चल रही है, इस ट्रेन की स्पीड को मान लेता हूं S1। अब क्या हुआ भाई साहब, यहां पर एक व्यक्ति चल रहा है, यहां पर दोस्तों एक आदमी चल रहा है और ये मूव कर रहा है। अब ये मूविंग हालांकि दो प्रकार से बन सकती है, अपोजिट में और सेम डायरेक्शन में। पहले आप और ये समझो, ये आदमी भी ट्रेन की डायरेक्शन में ही चल रहा है, ट्रेन की डायरेक्शन में ही चल रहा है, और S2 स्पीड से चल रहा है बच्चों, S2 स्पीड से, ठीक है। एक छोटी सी बात बताना, अगर एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, तो क्या बच्चों वो केवल और केवल अपनी डिस्टेंस को ही पार करती है ना बेटा? क्या वो केवल और केवल अपनी लंबाई को पार करती है? हाँ, लेकिन इसमें एक बात गौर करना अब, कि दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है। पहले जो मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे बेटा, उनमें खंबा भी फिक्स था, उनमें सुरंग भी फिक्स थी, वो चलती नहीं थी। अब की बार आपकी ट्रेन भी चल रही है, ये व्यक्ति भी चल रहा है बेटा, तो मैं इस सवाल में जो स्पीड लूंगा ना, वो इनकी रिलेटिव स्पीड ली जाएगी बेटा, इन दोनों की सापेक्ष गति ली जाएगी, इन दोनों की सापेक्ष गति ली जाएगी। आ रही है बात समझ में? टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं स्पीड लिखने की बजाय मैं लिखूंगा रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस लिखने की बजाय मैं लिखूंगा रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस तो आपको L ही मानना है बच्चे, L ही मानना है। आप मुझे बताओ, सेम डायरेक्शन वाले सवाल में टाइम कैसे बनेगा? टाइम बनता है जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो मैं L लिखूंगा, स्पीड को S1 माइनस S2 लिखूं क्या? अगर कोई दो, एक ट्रेन और एक व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की जगह लिखूंगा L, कि ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करेगी, और स्पीड काम करती है बेटा रिलेटिव, चूंकि सेम डायरेक्शन थी तो रिलेटिव स्पीड बनेगी S1 माइनस S2। और दूसरा एक कंसेप्ट कभी कभी और बनेगा, जिसमें ये ट्रेन और ये व्यक्ति आमने सामने आ रहे होंगे बेटा, ये ट्रेन और ये व्यक्ति आमने सामने आ रहे होंगे, तो आप मुझे बता दो उस वाले केस में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है क्या? क्या बच्चों उस वाले केस में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है क्या? क्या उस वाले केस में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है? आपने कहा जी हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये तो मामला बड़ा प्यारा सा है, ये तो बात बड़ी आसान सी है, ये तो बात ही बड़ी इसी, ये पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। और देखो ये वही चल रहा है जो आपने अब तक पढ़ा है, ये बेटा बातें वही चल रही हैं जो आपने अब तक पढ़ी हैं। अभी तक मैंने आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताया जो बहुत नया हो, अभी तक मैंने आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं करी जो आपके सामने बहुत नई हो, आपने पहली बार सुनी हो। बस फर्क क्या पड़ रहा है ना, अब ट्रेन की स्पीड भी मैटर कर रही है बेटा, फर्क क्या पड़ रहा है, अब ट्रेन की स्पीड भी मैटर कर रही है और ट्रेन की लंबाई भी मैटर कर रही है। इन दोनों चीजों पे आपने फोकस करना है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? ट्रेन passes a train, passes a other train coming from
अपोजिट साइड। जब एक रेलगाड़ी सामने से आती हुई दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। जब एक ट्रेन सामने से आती हुई दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, मेरे दोस्त ध्यान देना, कंसेप्ट क्या है, बात क्या है, जरा गौर करना बेटा। आपके सामने क्या था? दो पैरेलल रेलवे ट्रैक थे बेटा, आपके सामने दो पैरेलल रेलवे ट्रैक थे, दो बराबर समांतर रेलवे ट्रैक थे, ठीक। ये ट्रेन है दोस्तों L1, इस ट्रेन का नाम T1 है, और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों इस ट्रेन की लंबाई है L1। ये लंबाई कितनी है बच्चों? L1। और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है S1 की स्पीड से। ये ट्रेन L1 लंबाई है और ये S1 की स्पीड से इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ये सेकंड ट्रेन है बच्चों, ये दूसरी ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, और इस ट्रेन की लंबाई है L2। इस ट्रेन की लंबाई है बच्चों L2, और इसकी स्पीड है ना, स्पीड वो S2 है। दोस्तों आमने सामने से ये ट्रेनें आ रही हैं, आमने सामने से, अपोजिट डायरेक्शन से ये ट्रेनें आ रही हैं। आप मुझे बता दो सिचुएशन ऐसी बनेगी, बात ऐसी बनेगी। अच्छा मैं कहता हूं दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएं। बेटा दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कब करेंगी? जब L2 वाली ट्रेन तो बिल्कुल यहां जा चुकी होगी और L1 वाली ट्रेन है ये पूरी पूरी यहां जा चुकी होगी। ऐसी होगा बेटा, ये ट्रेनें दोनों, क्या ऐसा ऐसा सिस्टम बेटा आ गया होगा? देखो L1 ट्रेन पूरी यहां तक जा चुकी है और ये L2 ट्रेन पूरी इधर आ चुकी है। क्या ये बताओ आप बात को समझ पा रहे हो? ये देखो ट्रेनें बेटा पार हो गई हैं, ट्रेनें एक दूसरे को पार कर चुकी हैं। तो प्रत्येक ट्रेन ने जो टोटल लंबाई पार की है, टोटल डिस्टेंस पार की है, क्या दोनों ट्रेनों के जोड़ के बराबर आएगी? क्या डिस्टेंस जो आएगी, डिस्टेंस जो आएगी बेटा वो दोनों ट्रेनों के जोड़ के इक्वल आनी चाहिए क्या? और इस सवाल में बताओ रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी दोस्त? इस सवाल में आप बता दो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए S1 प्लस S2। बेटा ये बातें आपको समझनी है। रिलेटिव स्पीड बनेगी S1 प्लस S2। रिलेटिव स्पीड की कंसेप्ट क्लास में आपको स्टार्टिंग में ये बताया था मैंने कि आमने सामने से ऑब्जेक्ट अगर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का मतलब स्पीड को जोड़ना है, स्पीड को ऐड करना है। इस चीज का बेटा स्क्रीनशॉट लेना कि अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो लंबाई तो भैया दोनों का जोड़ आना चाहिए, लंबाई तो आपका जोड़ देखना है, लेकिन रिलेटिव स्पीड भी दोनों का ऐड होगा। ये आपका 4 नंबर पॉइंट था। और अब बच्चों में पढ़ता हूं जी 5वां पॉइंट। अब बच्चों में पढ़ता हूं आपसे 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या सुनिए, व्हेन ए ट्रेन passes the other train moving in same direction, moving in the same direction, जब एक रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। जब एक डायरेक्शन में कोई ट्रेन चल रही है, दूसरी भी सेम में चल रही है और इनको पार करेगा। दोस्त एक छोटी सी बात मुझे बता देना, कंसेप्ट तुमको बना के सिखाना चाह रहा हूं, गौर करना। ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है दोस्तों, और इस ट्रेन की लंबाई है L1। ये इस तरफ S1 की स्पीड से बढ़ रही है, ये बेटा इस तरफ S1 की स्पीड से बढ़ रही है। इसके पैरेलल ट्रैक पे
यहां पर एक ट्रेन और चल रही थी, इसके पैरेलल ट्रैक पे यहां पर एक ट्रेन और चल रही थी बेटा, इसकी लंबाई थी L2, और ये ट्रेन भी S2 स्पीड से मूव कर रही है, ये ट्रेन भी S2 की स्पीड से मूव कर रही है। बात समझ पा रहे हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये ट्रेन इसे पार कर जाएगी। बेटा पार करने का कंसेप्ट कैसा बनेगा तुम्हें पता है? L2 ट्रेन तो मान लो यहां बन गई, थोड़ी ट्रेन छोड़ रहा हूं भैया ताकि थोड़ा स्पेस मेरा यूटिलाइज हो जाए, ऐसे। बेटा पार करने का मतलब है L1 ट्रेन तो यहां पहुंच गई और L2 ट्रेन यहां पहुंच गई। ये इन ट्रेनों ने एक दूसरे को पार कर लिया, ये इन रेलगाड़ियों ने एक दूसरे को पार कर लिया, ऐसा ऐसा है भैया, ऐसा दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार कर लिया, दोनों रेलगाड़ियों ने एक दूसरे को पार कर दिया। आपने कहा सर हाँ बात तो ठीक है। अब दोस्तों सुनो, मेरी बात पे ध्यान देना। प्रत्येक ट्रेन ने जो टोटल लंबाई कवर की है, प्रत्येक ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है, क्या वो L1 प्लस L2 की होगी? क्या वो L1 प्लस L2 की होगी क्या बच्चे? L1 प्लस L2 तभी तो पार होगा ना। देखो ये डिब्बा कितना गया? पहले तो ये S2 गया, फिर ये अपनी लंबाई को पार कर गया, तो S1 प्लस S2 जाएगा बेटा, तभी तो ट्रेन पार हो पाएगी। सॉरी, L1 प्लस L2 जाएगा तभी तो पार हो पाएगी। आप मुझे ये बताना, इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? तो बेटा ये बननी चाहिए S1 माइनस S2। और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें एक बात ध्यान रखना, S1 S2 से ज्यादा आएगा। भाई मेरी बात सुनो, ये वाली ट्रेन चल रही है पीछे, अगर ये वाली ट्रेन फास्ट चलेगी, ये स्लो चलेगी, तभी तो पार कर पाएगी। जो पीछे ट्रेन है उसकी स्पीड अगर ज्यादा है, आगे वाली ट्रेन की स्पीड स्लो है, तभी तो पार कर पाएगी। अरे भाई मेरी बात समझो, अगर ये ट्रेन मान लो चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चल रही है 80 की चाल से, तो इसे कभी पार ही नहीं कर पाएगी। फिर तो वो कभी पार ही नहीं कर पाएगी। उसको ओवरटेक करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए इसकी स्पीड को 100 से ज्यादा करना पड़ेगा बेटा, इसकी स्पीड को 100 से ज्यादा करना पड़ेगा। S1 प्लस S2 बनेगा, S1 प्लस S2 बनेगा। बात समझ में आई क्या? कि इनमें S1 की वैल्यू S2 से ज्यादा बनेगी, रिलेटिव स्पीड बनेगी ना, वो S1 माइनस S2 बनेगी, और लंबाई दोनों का जोड़ है। ये मैं तुमको अलग अलग कंडीशन बता रहा हूं, है ना। वैसे देखो मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को पार करे, तो केवल ट्रेन की लंबाई लेनी है। अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को पार करे, तो दोनों की लंबाई जोड़नी है, दोनों की लंबाई जोड़नी है। अगर दोनों में से केवल एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, अगर केवल आपकी ट्रेन चल रही है, तो हम ट्रेन की स्पीड लेंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है, देखना यह है कि उनकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो सेम में जा रहे हैं तो माइनस में आएगी बेटा, अगर वो अपोजिट में आ रहे हैं तो प्लस में आएगी। इतनी सी बात दिमाग में फिट करनी है, इतनी सी बात दिमाग में डालनी है। डली क्या बात है? बाकी हम इस पे सवाल करेंगे, तुम्हें और बातें समझ में आएंगी। इस पे जब सवाल करेंगे तुम्हें और क्रिस्टल क्लियर कहानी होगी। एक पॉइंट नंबर 6 तुम और समझ लो बेटा, आखिरी लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। वैसे ब्रेक लेने का विचार था, और वो इस पॉइंट के बाद लेंगे। When a train passes a person sitting in another moving train, ये कंसेप्ट की क्लास पढ़नी बहुत जरूरी होती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, बैठे व्यक्ति को पार करे। सिचुएशन क्या है एक बार समझो। दो ट्रेनें दोस्तों आ रही हैं आमने सामने, ठीक है, दो ट्रेनें चल रही हैं आमने सामने, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है। स्पीड तो आप जानते ही हैं, रिलेटिव है क्या है आपको पता ही है। मैं मान रहा हूं इस ट्रेन की लंबाई है L1 और इस ट्रेन की लंबाई है L2। इस ट्रेन की स्पीड है S1 और ये मान लो सामने से आ रही है, अपोजिट में आ रही है S2, ठीक। अब ट्रेनों ने एक दूसरे को पार नहीं करना बेटा, ट्रेनों ने एक दूसरे को पार नहीं करना।
मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि L2 ट्रेन में एक बंदा बैठा है भाई साहब, यहां L2 ट्रेन में यहां बैठा है ये मनोहर लाल, यहां ये कह रहा है जी मेरे को ट्रेन पार कर जाए, ये कह रहा है मेरे को ट्रेन का पार कर जाए। तो आप मुझे बताओ ना बाबूजी, इसको पार करने के लिए क्या इस ट्रेन की लंबाई का कोई इस्तेमाल है क्या? क्या इस ट्रेन की लंबाई का कोई पर्पस है क्या? नहीं। बस आप ये मान लीजिए कि L1 ट्रेन इसके पास से लेकर जब यहां तक पहुंच जाएगी, जब यहां तक पहुंच जाएगी तो ये अपनी लंबाई को पार कर जाएगी, ट्रेन पार कर जाएगी। बेटा इस सवाल में डिस्टेंस जो आएगी ना वो L1 इस्तेमाल आएगी। आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये व्यक्ति ट्रेन में नहीं आ रहा, ये व्यक्ति दौड़कर आ रहा है। आप ये मान सकते हो कि व्यक्ति दौड़कर आ रहा है, ये व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर भाग के आ रहा है, ऐसे मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? ये इस लंबाई का कोई मतलब नहीं है बेटा, इस लंबाई का कोई मतलब नहीं है। ट्रेन की लंबाई का हमें कोई यूज नहीं है, इस व्यक्ति को पार करना है। तो भैया L1 ट्रेन जो आएगी वो इसके इधर से लेकर इधर तक चली जाएगी, तो क्या इस आदमी को पार कर जाएगी क्या? अरे क्या इस व्यक्ति को पार कर जाएगी रूपक भाई? हमें दूसरी ट्रेन से मतलब ही नहीं है, हमें तो उस बंदे से देखना है, उस बंदे से। आप ये मान लो कि ये बंदा एक भागते हुए ट्रेन की तरफ आ रहा है या एक बाइक पे आ रहा है, हमें दूसरे व्यक्ति पे ट्रेन पे लंबाई का मतलब नहीं है। ये लंबाई केवल और केवल L1 आएगी, लेकिन स्पीड, स्पीड इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड काम करेगी, स्पीड इसमें रिलेटिव स्पीड काम करेगी। और वो आप जानते हैं सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए आपको माइनस करना है और अपोजिट के लिए आपको प्लस करना है। एक बार रिपीट कर दूंगा, इतना बता दो भैया, रिलेटिव स्पीड का मामला क्लियर है क्या? रिलेटिव स्पीड की बात तुम्हें क्लियर है क्या? अच्छा, आपको कंफ्यूजन ये था कि सर आपने इसमें लंबाई केवल L1 क्यों ली, आपने लंबाई केवल L1 क्यों ली, L2 का यूज क्यों नहीं किया? ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दो। देखो बेटा क्या करना है ना, हमें इस वाली ट्रेन को L1 को इस आदमी से पार करवाना है, इस आदमी से। दूसरी ट्रेन से कोई मतलब नहीं है मुझे, दूसरी ट्रेन से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये बता दो, ये आदमी ट्रेन में बैठ के आ रहा है या ये आदमी कार पर आ रहा होता या ये भाग कर आ रहा होता, तो क्या फर्क पड़ता है यार? हमारा फोकस तो इस आदमी से ही है। अरे फोकस तो इस आदमी से ही है ना। ये वाली ट्रेन आप मान लो इतनी लंबी और होती, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब मेरी ट्रेन ने इस आदमी को पार कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा सवाल बन गया। अरे ट्रेन को करना नहीं ना, ट्रेन इतनी लंबी हो सकती है, ट्रेन तो 5000 मीटर लंबी भी हो सकती है। हम तो केवल उस आदमी को पार करना चाहते हैं रूपक भाई, हम उस आदमी को पार करना चाहते हैं। आप मेरी बात को फिर से समझो, मैं तुम्हें दो अलग अलग कंडीशन बता रहा हूं, मेरी बात समझो। यूं समझ लो, ठीक है? ये वाली ट्रेन है, इसकी लंबाई है L2, L2। ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1, इसकी लंबाई क्या है? L1। यहां एक ट्रेन के बाहर मुंह निकाल के बंदा बैठा देखने के लिए, यहां एक बंदा बैठा है। आप इस डायग्राम को देखकर बताओ बेटा, आप इस डायग्राम को, अरे कहीं भी बैठा हो यार, आप मेरी बात तो समझो शिवम, थोड़ा दिल रखो बेटा, दिल रखो। ये कंडीशन देखकर बताओ, क्या ये ट्रेन इस बंदे को पार कर चुकी है क्या? ट्रेन का इंजन यहां था, ट्रेन का इंजन यहां आ गया, क्या इसको, इस बंदे को पार कर चुकी है क्या? कर चुकी है ना। अब इस बंदे को पार करने में ट्रेन ने केवल इतनी दूरी तो तय की है, ट्रेन ने केवल इतनी दूरी तो तय की है, तो ट्रेन ने केवल अपनी लंबाई को ही तो पार किया है। अगर आप कहते हो बंदा ट्रेन के आखिरी डब्बे में बैठा होता तो मैं डिस्टेंस को स्टार्ट ही यहां से करता, तो मैं डिस्टेंस को स्टार्ट ही कैसे करता? अरे मुझे L2 का तो कोई रेफरेंस लेना ही नहीं है, मुझे दूसरी ट्रेन से तो मतलब ही नहीं है। दूसरी ट्रेन अगर मैं काट के छोटी कर दूं, ये लो, दूसरी ट्रेन में काट के छोटी कर दूं बेटा, तब भी बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? तब भी बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? अभी भी तो आप उस बंदे को ही पार कर रहे हो ना, अभी भी तो आप उस बंदे को ही पार कर रहे हो। एक आप लोग कह रहे थे कि सर अगर ये आखिरी पार्ट में बैठा होता तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप इस वाली ट्रेन को, आप इस वाली ट्रेन को इतनी सी मान लो, बस आप इस ट्रेन को इतनी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आखिरी डिब्बी में बैठा होता तब भी देखो आदमी को पार करने में ट्रेन तो अपनी अपनी लंबाई पार करेगी,
तब भी बेटा ट्रेन अपनी अपनी लंबाई पार करेगी ना। अगर वो दूसरा आदमी ट्रेन में बैठकर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी मूविंग कंडीशन में है, ये भी चलने वाली दिशा में है, ये रुका हुआ नहीं है बस। अरे बताओ बाबूजी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक में हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं। पहला, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे व्यक्ति पोल को पार करे तो वो केवल अपनी लंबाई को पार करती है और कोई काम नहीं करना, अपनी स्पीड से करती। अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म या रुकी हुई ट्रेन को पार करे तो लंबाई तो दोनों की जुड़ती है, लंबाई तो दोनों की ऐड होती है, और स्पीड केवल ट्रेन की काम आती है, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है, उसकी लंबाई है ही नहीं, उसकी स्पीड है ही नहीं। अगर रेलगाड़ी एक चलते हुए व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की लंबाई को अपन जीरो मानते हैं, ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। स्पीड स्पीड काम करेगी। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऐड, सेम डायरेक्शन में माइनस। अगला पॉइंट आपने किया, आमने सामने से आती हुई दो ट्रेनें, तो लंबाई आएगी L1 प्लस L2, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में चल रही है, लंबाई आएगी L1 प्लस L2 और स्पीड इनका माइनस हो जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि S1 माइनस S2 बनना चाहिए, क्योंकि पीछे जो ट्रेन आ रही है वो तेज चलनी चाहिए, तभी उसको पार कर पाएगी। और अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे तो सिर्फ और सिर्फ आपको L1 से मतलब है। जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी लंबाई कितनी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेटिव स्पीड काम करती है। क्या बच्चों ये 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए? 6 के 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए क्या? इन बातों का अर्थ मतलब लॉजिक बातें सारी समझ में आ गई क्या? ठीक है दोस्त, अब 5 मिनट का ब्रेक ले लें, हैं? अब 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, कंटिन्यू क्लास अभी बाकी है। दोस्तों मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने अभी तक आपको ना ट्रेन के सवाल बेटा बताए कंसेप्चुअल। आपको ये बताया कि ट्रेन के सवालों में आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। जब भी हम ट्रेन के सवाल पढ़ेंगे तो किन बातों पे गौर करनी है और कैसे करनी है बेटा, ये चीजें अब देखो आपको सवालों में ट्राई करनी है। स्टार्टिंग में सवाल थोड़े इजी मिलेंगे, आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। ट्रेन की मैं आपको बेटा 2 शीट दूंगा, पूरी ट्रेन की 2 शीट दूंगा। पहली शीट बड़ी सिंपल वाली और सेकंड थोड़ी बढ़िया वाली होगी। लेकिन ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को करने से पहले वो चारों शीट आपकी बेटा बढ़िया होनी चाहिए, तभी इनको आप समझ पाओगे, तभी इनको कर पाओगे। एक रेलगाड़ी की कार के संबंध में सापेक्षित चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और ट्रेन विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों। तो रिलेटिव स्पीड जो बनती है बेटा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कार और ट्रेन की स्पीड को जोड़ के करोगे क्या है बेटा? कार और ट्रेन दोनों की स्पीड को जोड़कर करोगे। और आपको कार की स्पीड तो 15 दी गई है, तो ट्रेन की स्पीड 75 आएगी, तभी तो इनका जोड़ 90 बन पाएगा बेटा, तभी तो इनका सब 90 बन पाएगा। आपने कहा हाँ सर। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो ट्रेनों के बीच में चाल क्या हो सकती है? देखो, एक ट्रेन की स्पीड है 54, एक की स्पीड है 36। पहला कंसेप्ट, अगर ये सेम डायरेक्शन में चलें, सेम में चलेंगे तो 54 माइनस 36 करना पड़ेगा, 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। और अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, अपोजिट में, तो 54 प्लस 36 कर लेना बेटा, तब 90 उत्तर बन जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। 18 और 90 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 18 और 90 विल बी करेक्ट आंसर। तीसरा, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? बच्चों, ये 4/5 किलोमीटर का मतलब 800 मीटर होता है क्या? 800 मीटर, 800 मीटर ही होता होगा। डिस्टेंस आपको कवर करनी है 800 मीटर। ये जो दूरी चाल है, क्या हम इसको मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं? 9 5 45, 9 दूनी 18, 25/2 मीटर पर सेकंड। आपने कहा सर टाइम ज्ञात करना है, सारी इकाइयां सेम बन गई, अब कर लो। 800 मीटर जाना है 25/2 की स्पीड पे, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 64 सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। 64 सेकंड आपके सवाल का उत्तर आ गया। आपने सवाल को देखा, उत्तर तैयार। 125 मीटर की लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पार करने में 30 सेकंड लेती है। बच्चों, 125 मीटर पार करने में 30 सेकंड लिए, ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में आ गई ना बेटा। जब एक पेड़ को पार कर रही है, मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। आपको चाहिए था किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो आपने 18/5 से गुणा कर लिया दोस्त। 6 तिया 18, 6 5 30, 25 5 125, 15 किलोमीटर पर आवर। अरे आप लोग भी मेरे साथ साथ इन सवालों को कर पा रहे हो ना बेटा? जैसे मैं तुम्हें ये सवाल करके बता रहा हूं, साथ साथ में बेटा आप लोग भी कर रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि करने में बहुत टाइम लग रहा होगा, है ना? ये आसान चीजें हैं। अब किसी किसी के दिमाग में वहम आ सकता है कि सर आप तो बड़े इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, लेकिन जो बच्चा हमारे सेशन सारे पढ़ता है वो समझता है कि हम आसान लेवल से शुरू करते हुए किस लेवल तक लेकर जाते हैं। हर टॉपिक में किस लेवल तक पढ़ते हैं बच्चे जानते हैं। बच्चों, मेंस के लेवल से क्या बच्चों, कैट तक के एग्जाम की बातों को आप कर लेते हैं, वहां तक के सवाल आपको पूरे करवा दिए जाते हैं। ऐसा ही है बच्चों, ट्विस्ट सारे आते हैं, लेकिन केवल टफ सवाल करवाना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा इरादा है ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा इरादा है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो आग कहीं भी, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। ये बच्चों चीजों को समझने की आग है, ये आग लगनी चाहिए। और आप मेरी बात समझ लेना बेटा, मैथ्स, गणित, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आपने इसको बहुत शिद्दत से पढ़ लिया, अगर आपने इसको बहुत शिद्दत से पढ़ लिया ना बच्चे, मैथ्स आपने अगर बढ़िया से पढ़ ली, तो बेटा कंपटीशन एग्जाम आप पास कर ही जाओगे। आज नहीं तो कल कर जाओगे बेटा, डेफिनेटली जॉब आपकी लग जाएगी। मैथ्स आपने समझ ली। सुनिएगा, 20 किलोमीटर पर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने में चिंता मत करना। ये
10 और ये 9 बनेगा 50/9 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? 50/9 मीटर पर सेकंड आ गया। दोस्तों आपने कहा जी हमें टाइम पूछा है, तो टाइम होता है जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है, ये 3 और ये 2 बनेगा बेटा 25 से काटने पर 27/2 सेकंड आएगा, 13.5 सेकंड बन जाएगा। स्टार्टिंग के 5 सवाल बड़े फर्जी से थे, मैंने आपको डिटेल में लिखकर बता दिए, कर लोगे आप। अच्छा भैया, वेस्ट बंगाल स्टेट का एक एग्जाम क्लियर हुआ रूपक, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे भाई। देखो मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और शिद्दत से ऑनलाइन क्लास डेली ले रहे हैं, इसका मतलब उन बच्चों को वास्तव में इस चीजों की वैल्यू पता है, और जिनको ये वैल्यू समझ में आ गई ना बेटा, उनका जॉब लगना कंफर्म है। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है दोस्त, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लोगों से हो सकता है 1 महीना फालतू लग जाए, लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बस ये लाइन छोड़कर भागना मत, लगातार बने रहना। इस सवाल को करने के लिए आपने इतना काम किया, 120/9 गुणा 18/5, बहुत बढ़िया रही थी। 9 दूनी 18, 24 पांजा 120, 48 किलोमीटर पर आवर। बेटा मुझे बता दो, इतने आसान आसान सवाल तो छोड़ दिए जाएं क्या बेटा? इतने बेसिक वाले सवाल तो छोड़ दिए जाएं आपके लिए, क्योंकि हम इस लेवल को कब से पढ़ते आ रहे हैं, इन पर तो कोई डाउट नाम की चीज बचेगी नहीं। इस सवाल में क्या करोगे आप? इस सवाल में क्या करोगे? पहले इसको बदलना मीटर पर सेकंड में, पहले इसको बदलना बेटा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 54 गुणा 5/18 करना, ये 15 मीटर पर सेकंड आएगा, उत्तर बन जाएगा 20 सेकंड। हो गया सवाल, मैं तुम्हें क्या नहीं बताऊं यार है। 250/50 करोगे आएगा 5, 5 गुणा 18/5 करोगे उत्तर आएगा 18 किलोमीटर। हो गया। कहीं कल की क्लास में ये सवाल लेके मत आना कि सर हमारा डाउट है सॉल्व करवा दो, नहीं मैं बेटा अपेक्षा स्किप ही कर रहा हूं, और वो सवाल ऐसा नालायक है कि वो स्किप होते भी बन रहा है अपने आप। जितनी देर में सवाल पढ़ रहा हूं उतनी देर में हो जाएगा। अच्छा ये बता दो एक बार, 72 आपका आंसर आ गया, 72 मेरा तो सवाल पढ़ते ही आ गया। एक ट्रेन अगर एक दीवार को पार कर रही है, दीवार को, टनल को, पुल को, ब्रिज को पार करे, लंबाई जोड़ दो 380 आएगी। 19 सेकंड में पार किया तो चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, 18/5 से गुणा कर दो, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसमें बातें काम आई ना, इसमें बातें काम आई ना, कि आपको ये देखना है कि दोनों की लंबाई को जोड़ना है, और आपने जोड़ लिया। अब थोड़ी बात को समझो बेटा, अब थोड़ी बात को समझो, यह सवाल तुम्हें कैसे करना है, अब ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो एल तो ट्रेन की लंबाई है, और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यह पार करने में 20 सेकंड लगाती है। और जब खंबे को पार करती है, केवल अपनी लंबाई को पार करती है, तो 10 सेकंड लगाती है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? क्या तुम्हें बात समझ में आई? दोस्तों एक छोटी सी बात मुझे बताना, भाई आपने जब लंबाई खुद की और 300 मीटर पार किए तो आपको लगे 20 सेकंड, खुद की लंबाई को पार किया तो आपको लगे 10 सेकंड। देखो कॉमन सेंस कह रहा है बेटा कि ये 300 मीटर बढ़ने पर टाइम 10 सेकंड बढ़ा है ना, ये ट्रेन 300 मीटर जाती है 10 सेकंड में, यानी ट्रेन की लंबाई भी तो 300 मीटर आएगी, ट्रेन की लंबाई भी 10 सेकंड में ये 300 मीटर जाती है। अरे कितना आसान सा सवाल है। अगर मैं आपसे इस ट्रेन की स्पीड पूछ लूं, मैं कहूं भी इस ट्रेन की स्पीड बता दो, तो आप कहना जी 300 मीटर जा रही है 10 सेकंड में, 30 मीटर पर सेकंड आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। मैं कहूंगा ट्रेन की स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में बोलते हैं, तो आप कहना सर 18 छिका 108 किलोमीटर पर आवर आ गई। ट्रेन की स्पीड जो भी चेक करनी है कर लो बेटा, हर एक प्रकार से सवाल कर सकते हो आप, ट्रेन की स्पीड भी ज्ञात कर सकते हो, आप लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो, मतलब साम दाम दंड भेद सारे प्रकार की चीजें ज्ञात करना आसान है। तो बेटा मैं ही सोच रहा हूं कि अभी कुछ इस प्रकार के सवाल आपको दे दूंगा करने के लिए घर से, मैं कुछ ऐसे सवाल आपको दे दूं घर से करने के लिए। 130 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी में हो जाएगा सवाल 18 सेकंड में पार, तो सुरंग की लंबाई क्या है, कर लोगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, करोगे नहीं? ये 42 को कर लेना 5/18 से, और बाकी की बेटा सुरंग की लंबाई ज्ञात कर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप सवाल सेल्फ करोगे।
ये भी सवाल सेल्फ करोगे, ये भी सवाल सेल्फ करोगे, ये भी सवाल सेल्फ करोगे। बेटा ये बता दो, कल की क्लास में आने से पहले पहले क्या इस शीट के टोटल 25 नंबर तक के सवाल कर पाओगे क्या? मतलब कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम का मैं आपको बेटा डेटा दे रहा हूं, 25 तक तो देखो होने ही चाहिए। अगर कोई इसके आगे भी कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, अगर इसके आगे भी सवाल कर पाओ तो बढ़िया बात है। कम से कम 25 तक के सवाल तो होने चाहिए बेटा, है? ट्राई करना, ज्यादा नहीं है बेटा, शीट में 50 सवाल है, शीट में पूरे 50 सवाल हैं। और ध्यान रखना, ये ट्रेन की बेसिक वाली शीट है, ये ट्रेन की बेसिक वाली शीट है, आसान है। क्या मैं मान लूं कि कल आप 50 तक के सवाल सारे कर लाओगे? अटेम्प्ट तो करना, 25 तक तो मैंडेटरी है, होनी चाहिए। आगे के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। तो ट्रेन तुम्हारी हम कल करवा देंगे कंप्लीट, फिर बॉटन स्ट्रीम की बात शुरू करेंगे, फिर बॉटन स्ट्रीम पूरा हो जाएगा, फिर टॉपिक अगला स्टार्ट करेंगे बेटा। आज इतना ही काम कर लो, फिर कल मिलते हैं, ठीक है दोस्त? चलो, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ये बताओ बेटा, अर्थमेटिक पढ़कर मजा आ रहा है तुम्हें? समझ में आ रही है बातें? अर्थमेटिक में कॉन्फिडेंस अब बन पा रहा है ना कि हाँ अब चीजें बन पा रही है, मजा आ रहा है बेटा? चलिए बेटा, बिल्कुल बस यही चाह रहे थे बेटा, 10 में से 10 नंबर पक्के। मेरी टीचिंग के मतलब 10 में से 10 श्योर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, शुक्रिया। चलो बेटा, कल मिलते हैं, बाय।